हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठंड काफ़ी है तो अपने आप को थोड़ा सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, ताकि पेपर के पहले किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। रेनबो बुक से एक बड़ी ही प्रसिद्ध पोएम है वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना? क्या बात कर रहे हैं? पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। देख रहे हैं? तो ये इनका जन्म हुआ था 1819 में और डेथ हुई थी इनकी 1892 में। द पीपल्स पोएट, चलिए एक क्वेश्चन मिल गया आपको आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट? तो क्या आंसर होगा? वॉल्ट विटमैन। देख रहे हो ऊपर इनका नाम वॉल्ट विटमैन। इस प्रश्न का जवाब है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और इनके बारे में कितनी बड़ी बात कही गई है कि परहैप्स द मोस्ट, मतलब शायद ये अमेरिका के द्वारा पैदा हुए एक बहुत ही बड़े लिटरेरी फिगर है, शायद ही इनके जैसा कोई और हुआ होगा, ऐसा इस लाइन का मतलब है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, है ना? जहां इनका जन्म हुआ है ना? तो कहते हैं कि एक अमेरिका के अंदर ये एक व्यक्तिवादी लिटरेरी फिगर है, जैसे लगता है कि अमेरिका में इनके ऐसा कोई दूसरा और नहीं हुआ। सही है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर। और देखिए एक प्रोफेशन की बात आ गई यहाँ पे, कारपेंटर। आप समझते हैं जो लोग अपने यहाँ लकड़ी का काम करते हैं उनको कारपेंटर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेंटर। लकड़ी का काम करने वाले, जैसे आपको पलंग बनवाना हो, है ना, आपको कुर्सी टेबल बनवाना हो, तो इसके लिए कारपेंटर काम करते हैं। तो इन्होंने अपना काम जो स्टार्ट किया था एज ए कारपेंटर स्टार्ट किया था बिफोर हिज 12th बर्थडे। और भी देखिए ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये सिर्फ 12 साल के ही थे, only 12 years of age, he started working as a carpenter. He also worked as a printer. अच्छा, अब इनका और इन्होंने क्या क्या काम किया है, उसके वर्क का मतलब होता है काम करना। क्या क्या काम किया? एज ए प्रिंटर, ये देखिए, ठीक है। दूसरा, टीचिंग भी इन्होंने की, यानी कि टीचर रहे हैं। तीसरा, एडिटर। एडिटर समझते हैं ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो दिए गए मटेरियल पे अपना ये राय रखते हैं, है ना, एडिटर होते हैं वो। एंड वाज वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से काम करने वाला व्यक्ति, है ना। नर्स का काम क्या होता है समझते हैं? सेवा करना। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्सें होती हैं, है ना। नर्स का मतलब होता है सेवा करना। तो इन्होंने अपने आप को एज ए वॉलंटियर नर्स भी काम में लगाया। कब लगाया? ड्यूरिंग द सिविल वार, जब गृह युद्ध चल रहा था उस समय इन्होंने एज ए सेवक, एज ए नर्स। नर्सिंग का मतलब ये नर्स का मतलब ये मत समझिए कि ये लेडीज की बात हो रही है। नर्स का मतलब होता है सेवा करना, है ना। तो एक वॉलंटियर नर्स के रूप में इन्होंने काम किया था। कब? सिविल वॉर के अंदर। सिविल वॉर समझते हैं ना, गृह युद्ध इसको कहते हैं। विटमैन्स पोएट्री, इनकी जो कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी जितनी भी कविताएं हैं ना, वो सब के सब कलेक्टेड है। कलेक्टेड का मतलब जमा किए गए हैं। कहां पर? इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास में जमा की गई हैं। इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, इनकी एक किताब है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें वो सारी कविताएं इनकी इकट्ठी की गई हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। इसका मतलब है ये जाने जाते हैं। नोन का मतलब होता है जाने जाने, जाना जाना। फॉर इट्स फ्री रिदम, फ्री रिदम, समझ रहे हो ना फ्री रिदम क्या होता है। दूसरा, एंड लैक ऑफ राइम। लैक ऑफ राइम का मतलब क्या? मतलब आपको मैं बताऊं, राइमिंग स्कीम आपने बनाई है? बनाई है, जरूर आपने बनाई होगी। राइमिंग स्कीम कैसे बनता है?
देखिए, अब एक बार जरा इसकी इनकी कविताओं की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम का मतलब क्या होता है। फ्री रिदम्स का मतलब कोई रिदम उसमें नहीं रहेगा, लैक ऑफ राइम का मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं रहेगी, कोई राइमिंग नहीं चलेगा। यानी इनकी पोएम्स की लाइन को देखिए, सिंग माई सेल्फ एज्यूम, देखिए सेल्फ माई सेल्फ एज्यूम, ना ये मिला ना ये मिला, और यहाँ आ गया तीसरा ही यू, ना ए बी सी, चौथा देखिए फिर आ गया सोल, फिर आ गया ग्रास, फिर आ गया एयर, फिर आ गया सेम। मतलब ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें कहीं कोई एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है। ऐसे पोएम्स को फ्री वर्स कहा जाता है। समझ रहे हैं क्या कहा जाता है? फ्री वर्स, यानी कि फ्री रिदम्स, रिदम कुछ है ही नहीं इनकी पोएम के अंदर। एंड कहते हैं लैक ऑफ राइम, और राइम तो फिर बनना ही नहीं है ना, लैक कुछ नहीं है इनके कविताओं में, बिल्कुल फ्री वर्स। अच्छा, विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एज हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। पहले इन्होंने इस बुक को यानी कि लिव्स ऑफ ग्रास को अपने खर्च पे 1955 में क्या किया था? पब्लिश कराया था। पब्लिश कराना समझते हैं ना, पब्लिक के लिए आना, छपवाया था खुद अपने दम पे इन्होंने। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. शुरुआती दौर में जो इन्होंने ये कविता को छपवाई थी, कहते हैं फ्री फॉर्म है ना, फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, कविता की जो फ्री रूप थी इस तरह से, वो जो है जॉयफुल डेडिकेशन, एंड जो जॉयफुल डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब समझते हैं ना, समर्पण। जॉयफुल का मतलब क्या होता है? आनंददायी, समर्पण। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। एक व्यक्ति का जो इंपॉर्टेंस होता है, व्यक्तिगत इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का महत्व जो होता है, वर नॉट वेल रिसीव्ड, ये जो है वेल रिसीव नहीं किया गया इन फर्स्ट में। जब छपी ना तो उसको लोगों ने नहीं अपनाया। रिसीव करना मतलब जो है, नॉट वेल रिसीव का मतलब ये होता है सो अपनाया नहीं इन्होंने इसको, है ना। इनफैक्ट, वास्तव में, वस्तुतः कहूं तो, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, और इनकी जो कविता की कलेक्शन थी ना, इनके जॉब को छीन लिया। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत चुकाना, अपनी जॉब से इनको कीमत चुकानी पड़ी, विटमैन को अपनी जॉब खोनी पड़ गई। क्यों? एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, और ऐसा माना गया ये काम तो बहुत ही गंदा है। ऑब्सीन का मतलब होता है गंदा, गंदा इन द सेंस क्या कि उनको लगता था लोग पढ़ने वालों को कि न रिदम है न राइम है, ये कैसा लिखा है ना, ये बेकार है ना, ऑब्सीन। इसी चक्कर में या इसी कारण से कहूं तो इनकी जॉब भी जाती रही, चली गई इनकी जॉब। इन 1881, लेकिन इन 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे एडिशंस जब इन्होंने निकाले, समझ रहे ना, तो एडिशंस जब इन्होंने बहुत सारे निकाले, जैसे लिव्स ऑफ ग्रास के, फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। तो एक पब्लिशर इनको मिल गया, कब? 1881 में, जिसने कहा कि ठीक है लाइए हम आपकी किताब को छाप देते हैं एज इट इज। फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड का मतलब कि बिना किसी काट छाट के, जैसा है वैसा ही हम आपको छाप देंगे, है ना। क्योंकि पब्लिशर, एक्चुअली मामला ऐसा होता है, जरा आप समझिए इस बात को, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पब्लिशर है, उसने आपकी किताब पब्लिश की, है ना, जैसा आपने दिया वैसे छाप दिया। बाद में जब वो पब्लिश होती है, लोगों के बीच जाती है, तो पता चलता है ये तो बड़ा गड़बड़ किताब है, तो उसमें पब्लिशर की बदनामी होती है। तो इसलिए पब्लिशर जो होते हैं, जो प्रकाशक होते हैं, वो इन बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि जो किताब उनके पास छपने के लिए आई है, उनका मटेरियल, उनका कंटेंट सही होना चाहिए, ताकि इनके प्रेस की बदनामी ना हो। तो अंत में जो है, ये जो था दूसरा जो प्रेस वाला था, जिन्होंने उनसे इंटरेस्ट दिखाई, उन्होंने विलिंग की, विलिंग का मतलब होता है इच्छा जताना कि चलिए जी हाँ हम छाप देंगे। पब्लिशर का मतलब क्या होता है? प्रकाशक। टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शंस, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ लिव्स ऑफ ग्रास का यूरोप में, तो इसको हाथों हाथ लोगों ने लिया। एंथुजियास्टिकली का मतलब देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, पहले आप पढ़िए एंथुजियास्ट, फिर कली बोल दीजिए, एंथुजियास्टिकली, 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 है ना, याद रहेगा ना कैसे बोलेंगे इसको। एंथुजियास्ट पहले बोल दीजिए,
तो फिर कल ही बोल दीजिए। रिसीव्ड इन यूरोप, यूरोप में इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों ने खूब पसंद किया लीव्स ऑफ ग्रास के ट्रांसलेशन को। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड, लेकिन विटमैन को वो एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए था, एप्रिसिएशन समझते हैं ना, प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, वो उनको अपने देश में ना मिली, अमेरिका के अंदर उनको बिल्कुल ही नहीं मिली, है ना। इस कारण क्या हुआ कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई ना, कहते हैं ना, कहावत भी है, जब कोई कीमती वस्तु हमारे पास होती है ना तो हम उसकी कीमत को नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है ना तब हमें एहसास होता है ये तो हमारे लिए इतनी कीमती थी, फिर मैंने उसका महत्व क्यों नहीं समझा। कहते हैं इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। और जब इनकी मृत्यु हो गई, बताइए मृत्यु कब हुई इनकी, जब इनकी मृत्यु हो गई तो बाद में इनको अमेरिका के अंदर एप्रिसिएशन मिला फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन। अब बताइए जो इन्होंने अमेरिका के अंदर लिखा था, जो ओरिजिनल इन्होंने लिखी थी, है ना, और उस ओरिजिनल के कारण इनको अपनी जॉब खोनी पड़ गई थी, है ना, और क्या इसका परिणाम हुआ, इनको अपनी जॉब खोनी पड़ गई थी, नौकरी उनकी छीन गई थी, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उनके उन्हीं लिखे हुए ओरिजिनल और इनोवेटिव, समझते हैं, इनोवेटिव का मतलब होता है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो नए नए चीजों के बारे में सोचता है। तो अब तक के जो पोएट रहे थे, जितने भी पोएट्स थे, बहुत सारे पोएट ऐसे भी हुए हैं जो फ्री वर्स के लिखते हैं, फ्री वर्स, है ना, कुछ होते हैं नहीं, वो राइमिंग में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, प्रॉपर वे में लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या जनरेट किया, इन्होंने एक नई चीज क्या निकाली कि इन्होंने फ्री वर्स, फ्री रिदम्स, लैक ऑफ राइमिंग स्कीम, इन चीजों को कोई केयर ही नहीं किया इन्होंने, है ना। इसका मतलब है कि उनके उन ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन के लिए ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, तो अमेरिका के अंदर उनकी एक पहचान मिली, उनको अप्रिसिएशन मिला जो उन्होंने अमेरिका में रहते हुए लिखी थी। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और इनकी जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं इसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, याद कर लीजिए इसको, ये परीक्षाओं में आता है कि लीव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखी गई है, याद रहेगा आपको, लीव्स ऑफ ग्रास, वॉल्ट व्हिटमैन ने, ये 1 नंबर आएगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। एंड ड्रम टेप्स, ये 1866 में, और इन्होंने इसको लिखा था 1855 में। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके बारे में कुछ कुछ मोटी मोटी बातें पता चल गई। पहला कि पीपल्स पोएट कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, पीपल्स पोएट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोएट, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वॉर पोएट, आपको पता है रूपर्ट ब्रूक। यहाँ पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग पीपल्स पोएट, आप फटाक से कहेंगे ये तो वॉल्ट व्हिटमैन है ना। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है वही इनमें से कौन से पोएट हैं जो कारपेंटर के रूप में अपना जीवन स्टार्ट किए थे, कारपेंटर समझते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है ना, कारपेंटर। इसके अलावा ये टीचर थे, एडिटर थे, है ना, वॉलंटियर नर्स भी थे, तो आपको याद रखना इन चीजों को। लीव्स ऑफ ग्रास जो है जब छपी ना तो उनके इस काम को अच्छा नहीं माना गया, इसके कारण उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी। पहले तो खुद अपने दाम पे, मतलब अपने खर्च पे, खुद अपने खर्च पे इन्होंने इसको पब्लिश कराई थी, लेकिन जितना प्यार इनको यूरोप के लोगों से मिला उतना अपने देश के लोगों से नहीं मिला। और मिला भी कब, व्हेन ही पास्ट अवे, जब वो चले गए तब लोगों ने उनके महत्व को जाना, है ना। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, या कह सकते हैं भूगोलवेत्ता रहे हैं, जिन्होंने यह कह दिया था कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो उनको फांसी तक लगा दी गई थी कि ये तो गलत बता रहा है ना। बाद में जब उनको पता चला कि यही सही है तो उनको बेहद अफसोस हुआ, लेकिन कहते हैं ना, कहा एक वो कहावत सुनी आपने, कौन सी वाली, कहा बरखा बरखा जब कृषि सुखानी, उस वर्षा का फायदा ही क्या जब खेती सूख गई, है ना, जब आपका फसल ही सूख गया तो वर्षा होके ही क्या हो सकता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आपसे छूटने वाला है ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है।
तो अब हम सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर मिलते हैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लाइक